नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज के करंट अफेयर हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके झेलम के लेवल को लेकर के। झेलम का जो लेवल है उसका अभी काफ़ी ड्रॉप हुआ है, काफ़ी नीचे जा चुका है, बिलो जीरो लिंक मार्क्स। तो आपका बिलो जीरो मार्क्स है। तो ये इसके बारे में न्यूज़पेपर में आजकल लिखा हुआ है कि झेलम के बारे में। तो आज हमने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कम बनाए हैं क्योंकि आज फैक्ट ज़्यादा थे। तो ऐसी स्थिति में कि फैक्ट ज़्यादा है, कोई फैक्ट छूट ना जाए, तो हमने उसको बिना ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के रहने दिया है। एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप हमने बना दिए हैं जिससे आपको समझने में मदद मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं, झेलम के बारे में थोड़ा समझते हैं। जोग्राफिकल क्वेश्चन है तो इसकी जोग्राफी क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, झेलम नदी है, इसकी क्या हालत हुई है देख सकते हैं आप। किस तरीके से यहाँ पॉल्यूशन है, किस तरीके से इसका पानी सूखता जा रहा है। तो झेलम नदी के बारे में हम पढ़ते हैं अब। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है, ये आपको पता है। सिंधु की सहायक नदी है। इसको कश्मीर में वेत कहते हैं। जो कश्मीरी भाषा है, कश्मीर के लोग जो कश्मीरी भाषा में बोलते हैं उसको वेत बोलते हैं। और संस्कृत में इसको बोलते हैं वेटिस्टा। और ग्रीक भाषा में इसको हाइडस्पेस कहते हैं इस नदी को। आपको पता है हाइडस्पेस का युद्ध भी हुआ था, इतिहास का क्वेश्चन है किसके बीच हुआ था, आप सोचिए। ये कश्मीर घाटी का एक जलमार्ग है। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ ये बहती है। अब इसका उद्गम वगैरह सारी चीज़ें हम देख लेंगे। पंजाब की 5 नदी हैं, वहाँ ये इसमें सबसे बड़ी नदी है। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तर में झेलम जिले से होकर भी गुजरती है। अब ये निकलती कहाँ से है? ये पीर पंजाल से। पीर पंजाल श्रेणी के तल पर अनंतनाग जिले में ये वेरीनाग झरने से निकलती है। इसका जो उद्गम है वो वेरीनाग झरने से है। फिर ये नदी पाकिस्तान की ओर बहती हुई है, संकरी घाटी बनाती है। संकरी घाटी, ये संकरी घाटी बनाती है, पाकिस्तान की ओर बहती है। और झेलम नदी पर श्रीनगर है। वुलर झील से होकर ये बहती है। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील से होकर के ये बहती है झेलम नदी। और ये पूछा जाए कि श्रीनगर कौन सी नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी का जो मिलन होता है जहाँ ये गिरती है, ये चिनाब नदी में गिरती है। पाकिस्तान में चिनाब नदी में गिर जाती है। वैसे झेलम नदी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है, 450 मील। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। सहायक नदियाँ, झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा, जिसे नीलम भी बोलते हैं, इसे नीलम नदी भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी झेलम की सहायक नदियों में किशन गंगा महत्वपूर्ण नदी है, जिस पर कई परियोजनाएं भी हमारी चल रही हैं। और इसके अलावा जो दूसरी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो इसकी दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है कुनहार। कुनहार दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो झेलम की किशनगंगा महत्वपूर्ण नदी हुई सबसे लंबी, और दूसरी सबसे लंबी नदी कुनहार, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले एरिया में पड़ती है कुनहार। अन्य सहायक नदी, ये आप देख लीजिए, जो अन्य सहायक नदी हैं वो आपकी सैड्रान नदी, बिंगरी, अरापत नदी, वटलारा नदी, लिद्दर नदी और वैसा, ये नदियां शामिल हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए, ये भी एक न्यूज़पेपर है द ट्रिब्यून, उसमें एक उसकी ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। माउंट सेमेरू वॉल्केनो इरप्ट इन इंडोनेशिया। देखिए, माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है, हाल ही में हुआ। देखिए, 23 सितंबर की न्यूज़ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ये है आपका माउंट सेमेरू, जहाँ ये विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण को, ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक 61 वर्षीय फ्रांसीसी पर्यटक की हाल ही में फतेहपुर सीकरी किले में
एक लकड़ी की रेलिंग के दौरान, जो लकड़ी की रेलिंग थी वो गिर गई और उसी दौरान वो 9 फीट ऊंचे मंच से नीचे गिर गया। ये 61 वर्षीय फ्रांसीसी पर्यटक था। ये भारत आया था घूमने के लिए और ये इसके गिरने से, फतेहपुर सीकरी किले में गिरने से इसकी क्या हो गई, इसकी मौत हो गई है। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में किस देश के पर्यटक की या कहाँ गिर के मौत हो गई, तो इसको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी के बारे में पढ़ लेते हैं। फतेहपुर सीकरी लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है फतेहपुर सीकरी। ये उत्तर प्रदेश में आगरा से 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आगरा से 37 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, आगरा से 37 किलोमीटर दूरी पर। इसकी जो स्थापना है किसने की थी, फतेहपुर सीकरी को स्थापित किसने किया था, इसको 1569 में अकबर ने इसकी स्थापना की थी। 1571 से 1585 तक ये फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जल की आपूर्ति बहुत कम थी, पानी की वहाँ समस्या थी। तो 1586 में मुगल राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि इसको दिल्ली जो बनाया गया था पूर्ण रूप से, जो राजधानी बनी थी वो शाहजहाँ के काल में बनी थी और यूनेस्को ने 1986 में इसको नामित किया था। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामित है फतेहपुर सीकरी। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, हाल ही में किस किले से गिरकर एक फ्रांसीसी पर्यटक की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है। तो आगरे के किले, लाल किले से या फतेहपुर सीकरी से, तो इसका आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी से गिरकर एक फ्रांसीसी पर्यटक की मृत्यु हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक ने 2023 में नॉर्मन ई बोरलांग पुरस्कार जीता है। नॉर्मन ई बोरलांग पुरस्कार जीता है 2023 का। तो ये कृषि वैज्ञानिक है। तो ई बोरलांग कौन थे, आपको पता होगा, भारत में हरित क्रांति हुई थी 1960 के दशक में, 1966-67 में। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ भारत में गेहूं को मिला था और उसमें बोरलांग और स्वामीनाथन का सहयोग था। तो बोरलांग की याद में ही ये पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में, नॉर्मन ई बोरलांग पुरस्कार। तो ये देखते हैं इस बार किसको मिला है। देखिए, ये जो पुरस्कार है 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिक को मिलता है। 40 वर्ष से कम आयु उसकी होनी चाहिए, उसको वैज्ञानिक को मिलता है। क्यों मिलता है, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और भूख उन्मूलन के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको ये पुरस्कार मिलता है, ठीक है। आगे, यह नोबेल पुरस्कार विजेता हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग की याद में दिया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें जो धनराशि है वो 10,000 इसमें डॉलर इसमें धनराशि है और ये पुरस्कार इससे पहले अदिति मुखर्जी को दिया गया था 2012 में और महालिंगम गोविंदराज को दिया गया था 2022 में। तो इससे पहले ये पुरस्कार मिल चुका है अदिति मुखर्जी 2012, महालिंगम गोविंदराज को 2022 में ये पुरस्कार मिल चुका है। तो स्वाति नायक को भी इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है, सहभागी धन पेश इन्होंने पेश किया है और इसमें इन्होंने एक सूखा जो सहिष्णु किस्म है जो सूखे को एडजस्ट कर सकती है, एक ऐसा चावल है जो, और ये क्या है, इसका नाम बीना धन 11, और ये बाढ़ सहिष्णु भी है, मतलब बाढ़ से इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके के उन्होंने इसमें सहभागी धन इन्होंने इसमें पेश किया है। और इसके अलावा इसमें क्या है आपका बीना धन 11, जिसमें उड़ीसा की ये जो फसल है मुख्यतः ये उड़ीसा क्षेत्र में होती है, उड़ीसा, बीना धन 11। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका कि हाल ही में नॉर्मन बोरलांग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मीनाक्षी स्वामी, स्वाति नायक, प्रियंका शर्मा। सही आंसर होगा स्वाति नायक। आगे बढ़ता है। देखिए कुछ क्वेश्चन है अभी बनाए हैं, एक दो क्वेश्चन। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जिसका हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया था, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया, मैक्सिको, हवाई द्वीप। सही आंसर होगा आपका इंडोनेशिया।
ठीक है, यही सही आंसर है। कौन सा कथन झेलम नदी के बारे में सत्य नहीं है, मतलब सच नहीं है? तो इसको देख लेते हैं अभी क्या है। इसका उद्गम पीर पंजाल सिरनी बेरीनाग झरने से होता है, तो ये तो ठीक है। यह वुलर झील से होकर बहती है नदी, ये भी ठीक है। झेलम नदी चिनाब नदी में विलीन हो जाती है, ये भी ठीक है। इसमें पूछा है कि भी गलत कौन सा है। झेलम की सबसे लंबी सहायक नदी कुनहार है, ये गलत है। सबसे लंबी इसकी किशन गंगा है। कुनहार नदी तो दूसरी सहायक लंबी नदी है इसकी, जो सेकंड नंबर की। फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? किशन गंगा। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं आपके पिछले 6 महीने में, जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो अभियान हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं एक नज़र। और अभी कुछ और भी शेष रह गए हैं जो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो नोमैडिक एलिफेंट 2023 कहाँ हुआ और किन देशों के बीच हुआ, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये नोमैडिक एलिफेंट 2023 ये आपका भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ सैन्य अभ्यास है, और इसका आयोजन स्थल है उलान बटोर मंगोलिया। कहाँ पर हुआ है? मंगोलिया में हुआ है, जुलाई में ये हुआ है, ठीक है। अभ्यास साल्वैक्स, तो अभ्यास साल्वैक्स किसके बीच हुआ है? ये भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोच्चि केरल में, ये भी जून से जुलाई के बीच में हुआ है। एकता अभ्यास, ये एकता अभ्यास किसके बीच में हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में हुआ। आयोजन स्थल ये मालदीव है। जून और जुलाई में ये नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। जिमैक्स भारत और जापान के बीच में होता है। जिमैक्स कहाँ हुआ है इस बार? ये विशाखापट्टनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। नौसैनिक अभ्यास है और ये जुलाई में हुआ है आयोजित। जिमैक्स भारत और जापान के बीच, ठीक है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच दक्षिण चीन सागर में हुआ है नौसैनिक अभ्यास। अजय वॉरियर 2023 भारत और यूके के बीच, भारत और यूके के बीच में हुआ है। आयोजन स्थल है इसका सैलिसबरी मैदान, इंग्लैंड। अजय वॉरियर 2023। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी ये युद्ध ऑपरेशन, ये सॉरी ये अभ्यास युद्ध वाला अभ्यास नहीं है। ऑपरेशन कावेरी ये है गृह युद्ध से जो ग्रस्त है सूडान, आपका सूडान, वहाँ फंसे भारतीयों को निकाला गया है, तो इसे कहा गया है ऑपरेशन कावेरी। कोप इंडिया, तो जो कोप इंडिया है भारत अमेरिकी वायुसेनाओं के मध्य हुआ है। कहाँ हुआ है? ये आपके पश्चिम बंगाल में कलाईकुंडा में हुआ है कोप इंडिया, ठीक है। आजकल जब से कनाडा का मैटर आया है तो फाइव आइज टीवी पर आजकल चल रहा है। तो ये आपको देखना है फाइव आइज में कौन कौन से देश शामिल हैं, और ये एक दूसरे देशों को जो इंटेलिजेंस इनपुट है आउटपुट है वो देते हैं। तो फाइव आइज में कौन कौन से देश हैं? तो फाइव आइज में है अलायंस में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये याद रखना है, आजकल चर्चा में है, क्योंकि ये एक दूसरे के यहाँ जो खुफिया जानकारी है उसको शेयर करते हैं। देखिए पिंक डायमंड मिला है, तो ये पिंक डायमंड कहाँ से मिला है इसको आप देख लीजिए। ये मिला ऑस्ट्रेलिया से आपके, पिंक डायमंड, ये है आपका पिंक डायमंड, ये जो आपको प्राप्त हुआ है। और ये जो मोस्टली है ये कहाँ मिलते हैं? ये आप देखिए 90% ये जो पिंक डायमंड है ये मिला है आपका किम्बरले की खान से। कहाँ से? किम्बरले रीजन से मिला है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये पिंक डायमंड। देश की पहली मोटो जीपी रेस किसने जीती है? मार्को ने जीती है, मार्को, ये मार्को ने जीती है। और ये जो रेस है ये भारत में पहली बार हुई है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। तो ये यूपी के पेपर में भी काफ़ी आ सकता है, वैसे तो नेशनल लेवल का क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो आजकल एशियन खेल चल रहे हैं, वो अगली वीडियो में आपको उससे संबंधित बता दिया जाएगा। जैसे उसमें अभी शूटिंग में गोल्ड मेडल हमें मिल चुका है, चीन के हांगझो में वो खेल चल रहा है।
और क्रिकेट में भी हमें दूसरा गोल्ड मेडल मिल चुका है क्रिकेट में, तो उसे संबंधित रिपोर्ट और भी अभी आपको बाद में कलेक्ट करके दे दी जाएगी। तो आप महत्वपूर्ण ऑथेंटिक खबर पढ़ने के लिए और ऑथेंटिक जितनी भी करंट अफेयर्स होती है वहाँ आप हमारे यूट्यूब पर आ सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जिससे हम और भी अच्छी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके लिए डेली डालते रहें। इनका आप रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। धन्यवाद। मनीष कुमार।